कि आज हम थर्ड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी देखते हैं जो है हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इसको ड्राइव किया था या इसको डिस्कवर किया था वो डीटी डे, जो कि अमेरिकन केमिस्ट था 1900 में। और एमएस टी स्वेट ने, जो कि एक पोलिश बॉटनिस्ट था, 1906 में इसको एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किया था। यानी इसमें एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में फर्दर कॉलम यूज होता है। ठीक है जी। तो इसने क्या किया था, बेसिकली प्लांट पिगमेंटेशन जो थी या प्लांट पिगमेंट्स थे उनकी सेपरेशन करवाई थी। क्लोरोफिल, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये तीन थे पिगमेंट्स। तो इसने इनकी सेपरेशन करवाई थी। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये यूजफुल मेथड है सेपरेशन का, प्योरिफिकेशन का। ठीक है। ये सेपरेशन और प्योरिफिकेशन का एक मेथड होता है। और इसको आप सॉलिड लिक्विड टेक्निक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है, बेसिकली स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है और मोबाइल फेज जो होता है वो आपके पास लिक्विड होता है। ठीक है जी। तो सॉलिड लिक्विड टेक्निक भी इसे कह सकते हैं। तो ये एक बेसिक इसकी हिस्ट्री थी और इंट्रोडक्शन था। इसके बाद इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इसका एड्जॉर्प्शन होता है बेसिकली, या आप इसको कह सकते हो कि जो इसका मेनली प्रिंसिपल होता है वो है स्टेशनरी फेज के साथ कंपोनेंट की कितनी अट्रैक्शन होती है। इंट्रैक्शन विद स्टेशनरी फेज, अट्रैक्शन विद स्टेशनरी फेज। तो ये मेनली प्रिंसिपल है कि जो कंपोनेंट होते हैं वो स्टेशनरी फेज के साथ कितनी ज्यादा अफिनिटी रखते हैं। दूसरे लफ्जों में इसका जो प्रिंसिपल है वो एड्जॉर्प्शन ही होगा, कि कंपोनेंट कितने ज्यादा देर तक स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्जॉर्ब रह सकते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज आपके पास है, अगर पोलर पोलर स्टेशनरी फेज है और कंपोनेंट है आपके पास एक्स वाई और जी। तो लेट हम मान लेते हैं कि एक्स जो है ये भी पोलर है, वाई जो है ये भी पोलर है। तो ये जो दो कंपोनेंट्स होंगे ये स्टेशनरी फेज के ऊपर ज्यादा देर तक एड्जॉर्ब रहेंगे। ठीक है। जबकि जो जी होगा ये इतनी देर एड्जॉर्ब एड्जॉर्ब उसके ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल होता है कि रिलेटिव अफिनिटी जो होती है वो किसकी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो अफिनिटी होगी, मान लेते हैं एक्स की है, फिर उसके बाद वाई की है, और जी जो होगा ये सबसे पहले इल्यूट हो जाएगा, कॉलम से नीचे आ जाएगा। यानी इसको हम बीकर में सेपरेट कर लेंगे, इसको इल्यूट कहते हैं। ठीक है। इसकी डायग्राम हम देखते हैं। जनरल इसकी जो डायग्राम होती है उसमें आपके पास इस तरह का एक कॉलम होता है, और यहाँ पे ये प्लग होता है बेसिकली, जो ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे नीचे हम कॉटन रख देते हैं। कॉटन कॉटन ये होती है या ग्लास वूल, ये बेसिकली लीकेज नहीं होने देती। जो कॉटन वूल होती है या कॉटन जो होती है या ग्लास वूल जो होता है ये लीकेज से बचाता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी फेज जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हम सिलिका जेल लेते हैं। ठीक है। स्टेशनरी फेज सिलिका जेल लेते हैं और ये हमारे पास एक एड्जॉर्बेंट होता है। एड्जॉर्बेंट होता है अच्छा स्टेशनरी फेज जो होता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन हम लेते हैं। ठीक है।
सॉल्यूशन होता है हमारे पास कंपोनेंट्स का, और उसके अंदर या तो बाजू का आता मोबाइल फेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन होता है और साथ ही यहाँ पे मोबाइल फेज होते हैं। ठीक है, मोबाइल फेज यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई और जी के। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, और यहाँ पे मोबाइल फेज हम ऐड करते हैं। मोबाइल फेज क्या करता है कि कंपोनेंट्स को रन करवाता है नीचे की तरफ। तो क्या होता है, इनके बैंड बन जाते हैं, लाइक यहाँ पे एक बैंड बन गया, फिर यहाँ पर एक बैंड बन गया, और इसी तरह यहाँ पर एक बैंड बन जाएगा। ठीक है, ये बैंड्स बन जाते हैं। अब जो सबसे नीचे वाला जो बैंड होगा, इट मींस ये स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहता, ये सबसे पहले आ जाएगा, लाइक एक्स था वो आ गया। फिर जो ये सेकंड वाला होगा ब्लू, ये आ जाएगा, फिर जो थर्ड होगा तो वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी सेपरेशन करवा लेते हैं वाल्व ओपन करके, और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग कर लेते हैं। यूजुअली जो स्टेशनरी फेज में कॉलम होता है हमारे पास, वो 1:10 का होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉलम होता है वो 1:10 का होता है। ये 1 सेंटीमीटर इसकी जो होती है विड्थ होती है, और लेंथ जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये कॉलम हम यूज कर रहे होते हैं। और इसमें आपके पास कॉलम की करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। कॉलम करेक्टरिस्टिक्स, तो कॉलम बेसिकली एक होलो ट्यूब होती है, हॉलो ट्यूब होती है। ठीक है, और कॉलम जो होता है ये इनर्ट मटेरियल से बना होता है, इनर्ट से बना होता है ताकि इसके साथ किसी भी चीज़ का रिएक्शन ना हो सके। और यूजुअली ये ग्लास या स्टेनलेस स्टील से मिलकर बनता है। स्टेनलेस स्टील या ग्लास जो होता है उससे ये मिलकर बनता है। कॉमनली जो ग्लास ही यूज होता है एज अ कॉलम। तो कॉलम जो होते हैं ये डिफरेंट शेप्स, साइजेस और डिज़ाइंस में ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास है जी कॉलम, ये इसी तरह ये कॉलम हो सकता है ज़्यादा लेंथ वाला, और फिर ये विड्थ जिसकी ज़्यादा है वो भी हो सकता है। तो कॉलम डिफरेंट शेप्स साइजेस के होते हैं, और कॉमनली मैंने आपको बताया या तो 1:10 वाला होता है, या फिर 1:30 वाला कॉलम जो होता है ये यूज़ हो रहा होता है। अगर हमारे पास आपको बताऊं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो होते हैं, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो होते हैं ये नियरली सेम पोलैरिटी रखते हो, नियरली सेम पोलैरिटी रखते हो, तो फिर हमें लॉन्ग कॉलम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सेपरेशन के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। लाइक एक है NH3, मिसाल दे रहा हूँ, एक वाटर है और एक HCl है। हालांकि ये ऐसे सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर बता रहा हूँ कि तीनों पोलर हैं, और है भी सेम पोलैरिटी, तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो इस तरह के जब कंपोनेंट्स होंगे तो इनको सेपरेट करने के लिए कॉलम की लेंथ बढ़ जाएगी। अगर टोटली डिफरेंट पोलैरिटी हो, ठीक है, डिफरेंट पोलैरिटी हो, लाइक एक HCl है, दूसरा है O2, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर, तो फिर कॉलम की लेंथ शॉर्ट भी चल सकती है। तो ये डिपेंड करता है कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट पे कि किसको आप सेपरेट करना चाह रहे हो, तो उसकी लेंथ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेज। टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी
बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज का जो फ्लो रेट है उसमें डिफरेंस की बुनियाद पर हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स होती हैं। तो नंबर 1 पे है हमारे पास ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि यहाँ पर कॉमनली ये टेक्निक यूज हो रही होती लैब में, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कॉमनली यूज्ड इन लैब। इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेज जो होता है वो मूव करता है। यहाँ पर आप मोबाइल फेज ऐड करते हो तो मोबाइल फेज जो होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मोबाइल फेज होता है वो मूव करता है एक होलो ट्यूब में। तो इसलिए इसका नाम ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी कह देते हैं। इसके बाद सेकंड आ जाती वो है फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इसमें आपके पास क्या होता है कि कॉलम होता है और यहाँ से एक वाल्व होता है और यहाँ पर हम प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर किसी भी गैस, इनर्ट गैस का हो सकता है, लाइक एयर हो गई, नाइट्रोजन हो गई या ऑक्सीजन हो गई। तो प्रेशर के जरिए हम क्या करते हैं, मोबाइल फेज की मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं और इसको फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यहाँ मोबाइल फेज जो होता है वो पुश किया जाता है बाय स्टीम और एयर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाती है वो है लो एंड मीडियम प्रेशर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक मोबाइल फेज होता है, लाइक ये मोबाइल फेज है और यहाँ पे पंप लगाया होता है हमने। पंप समझते हैं, पानी भरने के लिए भी ना इस्तेमाल होता है पंप। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पंप लगाया हुआ है और ये हमारे पास कॉलम है। ये कॉलम, ये कॉलम है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास मोबाइल फेज है। यहाँ हमने ये पंप लगा दिया है तो मोबाइल फेज जो होता है वो पंप की जरिए कॉलम के अंदर आता है। मोबाइल फेज के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग पंप। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो इंक्रीज होता है, मोबाइल फेज जो होता है वो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ फ्लो। ठीक है जी। तो इसको लो एंड मीडियम प्रेशर कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं कि इसमें जो प्रेशर होता है मोबाइल फेज का वो इंक्रीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप। ठीक है। इसके बाद फोर्थ आ जाती है वैक्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। वैक्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या है कि मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज इज एक्सेलरेटेड बाय क्रिएटिंग वैक्यूम पंप। यहाँ पे ना मूवमेंट जो होती है मोबाइल फेज की वो वैक्यूम क्रिएट करके इंक्रीज की जाती है। मूवमेंट इज इंक्रीज्ड बाय क्रिएटिंग वैक्यूम। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है आपके पास, इसमें मोबाइल फेज ऐड किया हुआ है, इसमें मिक्सचर ऐड किया हुआ है और यहाँ पर अगर हम वैक्यूम पंप लगा दें, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा दें तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, यहाँ पर बेसिकली वैक्यूम, आपको पता है प्रेशर जो होगा
वो डिक्रीज कर देगा। ये यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे ये आएगा तो प्रेशर कम होता जाएगा, अंदर फिर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा कॉलम की साइड पे। तो हाई प्रेशर से फिर मोबाइल फेज होगा, वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और ये यूज होती है इंडस्ट्रीज में। ये टेक्निक जो होती है इंडस्ट्री में यूज होती है। 1 मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर देखते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो टेक्निक होती है ये इंडस्ट्रीज में यूज होती है यूजुअली। इसके बाद लास्ट आ जाती है, वो है हमारे पास हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे आप HPLC के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास फाइनली डिवाइडेड सिलिका होता है, फाइनली डिवाइडेड सिलिका जेल होता है, जो कि स्टेशनरी फेज के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है। और यहाँ पे सेपरेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली मोबाइल फेज जो होता है, यहाँ पे वो फ्लो रेट उसका कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो हाई प्रेशर पड़ जाता है। अब क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये बड़े बड़े साइज के पत्थर हैं। ये पहले मोबाइल फेज था, ये स्टेशनरी फेज है पहले, और इसके अंदर मोबाइल फेज ने फ्लो करना था। तो डेफिनेटली बड़े बड़े साइज के पत्थर हैं, तो वो इजीली मोबाइल फेज यहाँ से फ्लो कर जाएगा। अब ये स्टेशनरी फेज को हम डिवाइड कर दें फाइनली, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें, या छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दें, ये पार्टिकल्स में। अब इनके दरमियान स्पेस जो होगी वो कम हो जाएगी। अब मोबाइल फेज ये अब है आपके पास स्टेशनरी फेज। अब मोबाइल फेज को मूव करने के लिए यहाँ पर ज्यादा तकलीफ होगी, यहाँ पे ज्यादा उसका टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा उसे क्या चाहिए होगा, प्रेशर चाहिए होगा। तो बाहर से हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर को अप्लाई करते हैं मोबाइल फेज की मूवमेंट करवाने के लिए। यहाँ पे बेसिकली जो फाइनली डिवाइडेड सिलिका होता है, इसको इसलिए फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होती हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। तो ये रीज़न होती है कि हम सिलिका जेल को ब्रेक कर देते हैं और फिर वो पार्टिकल फॉर्म में, और बाहर से हाई प्रेशर लगाते हैं। तो इसलिए इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज की बुनियाद पर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर वन आपके पास लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जो होती है, इसको कॉलम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। कॉलम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी इसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड होता है, जो मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड होता है। इसके बाद सेकंड आ जाती है जी लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। पार्टीशन कहते हैं, या इसे गैस करो सॉरी, या इसे कॉलम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कह देते हैं। कॉलम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज होता है और जो मोबाइल फेज होता है, ये दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये याद रख लेना आपने। और थर्ड हमारे पास है टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल की बुनियाद पर हम
इसकी टाइप्स को देखते हैं तो ये इसमें आ जाती है हमारे पास एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नंबर 2 हमारे पास आ जाती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नंबर 3 हमारे पास आ जाती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जो 5 हम बुनियादी पढ़ते हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। और फिफ्थ हमारे पास आ जाती है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब जो एड्सॉर्प्शन है इसमें टाइप आ जाती है टीएलसी, एचपीएलसी। पार्टीशन में आ जाती पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और आयन एक्सचेंज में आपके पास आ जाती है एचपीएलसी। साइज में आ जाती है आपके पास डीएनए अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। और अफिनिटी में आ जाती है आपके पास यही डीएनए अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों में ही आ जाती कॉमन। ठीक है जी, ये 5 इसकी टाइप्स थी। और इसके बाद अफिनिटी बेटा के डीएनए जो होता है उसकी सेपरेशन करवाते हैं हम। अफिनिटी से मुराद यही है कि वो किसके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसमें हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ कॉलम। कॉलम की प्रिपरेशन की हम बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको वैसे बता दिया है कि नीचे कॉटन रखते हैं, फिर सैंड रखते हैं, यानी सिलिका जेल जो होता है, या उसके बाद आप क्या करते हो कि उसमें मोबाइल फेज ऐड कर देते हो, ये 7 कंपोनेंट मिक्स होते हैं। तो प्रिपरेशन में डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। नंबर 1 है आपके पास वेट और स्लरी पैकिंग। ये जो आप स्लरी बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हो और वेट भी हो सकता है। तो ये टेक्निक जो होती है इसमें हम स्लरी बनाते हैं सिलिका जेल की। तो यहाँ पर आप क्या करते हो 10 to 20 ग्राम जो होता है वो सिलिका जेल लेते हो। सिलिका जेल लेते हो और उसका पेस्ट बना लेते हो। और पेस्ट बनाकर आप क्या कर देते हो, इसको कॉलम के अंदर पैक कर देते हो। ठीक है। इसमें प्रिकॉशन क्या करनी है कि यहाँ पे आफ्टर सेटिंग द एडसॉर्बेंट द एक्सेस सॉल्वेंट इज अलाउड टू drain out by the outlet duct by a head or layer of solvent should always cover the adsorbent। कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पर जो एक्सेस सॉल्वेंट होगा वो एक्सेस लिखना था। एक्सेस जो सॉल्वेंट होगा वो आप क्या करोगे, उसे ड्रेन कर दोगे, खुश्क कर दोगे, और ताकि कॉलम जो है वो ड्राई हो सके। ठीक है। तो ये एक प्रिकॉशन इसमें देखनी होती है आपने। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्राई पैकिंग। ड्राई पैकिंग में आप क्या करते हो कि इसमें एड्सॉर्बेंट जो होता है वो कॉलम के अंदर डायरेक्टली पोर कर देते हो आप। ठीक है। और फिर वैक्यूम पंप जो होता है उसको अप्लाई करते हो उसके अंदर। जब कॉलम के अंदर ये आपने लाइक सिलिका जेल पोर कर दिया, उसके बाद वैक्यूम पंप लगा देते हो ताकि कोई जो एयर बबल बनते हैं मोबाइल फेस जब पास करते हो तो वो रिमूव हो सके। ठीक है। इसके डीमेरिट्स कौन से हैं, यहाँ पे एयर बबल फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे पानी में पत्थर डालते हैं, पानी में पत्थर डाल दें तो वहां पे बबल बनने शुरू हो जाते हैं या दायरा बनना शुरू हो जाता है, सर्कल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर एयर बबल की जो होती है फॉर्मेशन होती है जो कि इंट्रैप करती है चीज़ों को, कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब करती है। कॉलम जो होता है मे बी नॉट यूनिफॉर्मली पैक्ड, नॉट यूनिफॉर्मली पैक्ड। तो ये भी हो सकता है कॉलम जो है वो यूनिफॉर्मली पैक्ड ना हो, क्रैक अपीयर हो सकते हैं।
क्रैक्स कैन अपीयर्ड। तो ये पैकिंग का मेथड हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज जो होता है, नंबर वन तो इसका जो डायामीटर होना चाहिए वो 600 to 200 माइक्रोमीटर तक होना चाहिए। ये इनर्ट होना चाहिए। इसके अलावा ये इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। इसके अलावा ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए इसे। और ये कलरलेस होना चाहिए, कलर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कॉमनली यूज हमारे पास होते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल हो गया, एलुमिना हो गया, सक्रोज हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, सैलिसिक एसिड। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, चारकोल। तो ये कॉमनली यूज हमारे पास जो होते हैं वो स्टेशनरी फेज होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल फेज। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज को इल्यूटिंग सॉल्वेंट भी कहते हैं। इल्यूटिंग से मुराद होती है, इल्यूजन कहते हैं कि नीचे को आना, ठीक है, सेपरेट होना, इसको इल्यूशन कहते हैं। इल्यूटिंग सॉल्वेंट जो होता है, इसकी सबसे पहली जो चीज़ है वो विस्कोसिटी। ये इतना ज़्यादा विस्कस भी नहीं होना चाहिए और इतना ज़्यादा आप कह लो लिक्विड भी नहीं होना चाहिए कि आए और चला जाए नीचे फौरी। तो इसकी विस्कोसिटी मीडियम होनी चाहिए, मीडियम विस्कोसिटी होनी चाहिए इसकी। फिर प्योरिटी, ये 100% प्योर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। टॉक्सिसिटी लेस होनी चाहिए, लेस टॉक्सिक होना चाहिए। इसके अलावा ये अवेलेबल हो। और इसमें जो कॉमनली यूज होते हैं वो हेक्सेन, वाटर, ईथर, एथेनॉल, पेट्रोल, साइक्लो हेक्सेन वगैरह वगैरह ये यूज होते हैं। ठीक है जी, कॉमनली जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स थी इसकी। तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं। कोई सवाल है आपका तो बताएं इस लेक्चर में। नेक्स्ट फिर हम इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल देखेंगे, उसकी टाइप्स। कोई सवाल है आज के लेक्चर में तो बताएं जी।